नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। इसी संविधान को बचाने, संविधान की रक्षा करने, संविधान का विश्लेषण करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। भारत देश को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब तक आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद अब तक 50 चीफ जस्टिस हो चुके हैं भारत में। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इनके पिताजी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी इसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो रहे हैं और इनके उत्तराधिकारी भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को बनाया जा रहा है। जैसा कि विधि मंत्रालय के तहत 11 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा गया कि आप सजेस्ट कीजिए कि किसे अगला चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सरकार को भेज दिया अनुमोदन पत्र अपना, जिसमें 64 साल के संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला बनाने की बात कही गई है। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 10 नवंबर 2022 से शुरू हुआ था और 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 2 सालों में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिस तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी फैसले सुनाए, उस पर किसी को संदेह नहीं है और पूरा भारत इनके ऊपर फख्र करता है। हर एक भारतवासी को गर्व होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ पर। लेकिन कुछ फैसले जरूर संदेहों के दायरे में है, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद भी अंदर से बौखलाए हुए, टूटे हुए, हताश और परेशान दिखते हैं। नेपाल में जिग्मे वांगचुक लॉ स्कूल में इन्होंने दीक्षांत समारोह के दौरान भाषण दिया और उस भाषण में चिंता व्यक्त किया कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भारत इतिहास में कैसे याद करेगा, नकारात्मक रूप में याद करेगा या सकारात्मक रूप में याद करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिंता हो रही है कि इनके कार्यों को सराहा जाएगा या फिर इनकी आलोचना की जाएगी। हम समझते हैं कि किसी भी चीफ जस्टिस को आलोचना पर नहीं ध्यान देना चाहिए और सराहना पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आलोचना लोकतंत्र में जरूरी है और सराहना भी जरूरी है। हर लोग अपने अपने नज़रिए से चीफ जस्टिस को देखते हैं और अपने नज़रिए को व्यक्त करना उनका मौलिक अधिकार है। इतिहास में उन्हें किस तरह से याद किया जाएगा, यह तो इतिहास बनने पर, इतिहास बन करके सामने आने पर पता चलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हताश, परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वह हताश और परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इन 2 सालों में
अपनी कुर्सी पर बैठ करके सारे फैसले निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं किए हैं। इसी का डर उन्हें सता रहा है, कहीं ऐसा न हो जो कुछ गिने चुने फैसले उन्होंने सरकार की दबाव में या किसी अन्य दबाव में फैसले किए हैं उस पर उन्हें अफसोस है, होना चाहिए। और जिस समय वह फैसले उन्होंने लिखे सुनाए उस समय उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आपको हम याद दिलाते हैं कि 2019 में नवंबर में ही राम मंदिर का फैसला आया था। उस फैसले को सुनाने के लिए 5 जजों की बेंच तैनात की गई थी, जिसमें से एक जज DY चंद्रचूड़ भी थे। और जो फैसले सुनाए गए वह श्रद्धा के आधार पर, हिंदू आस्था के आधार पर सुनाए गए। उस फैसले में लिखा गया है कि श्रद्धा भाव से हिंदू जन समुदाय का ध्यान रखते हुए फैसला सुनाया जा रहा है। अदालत में श्रद्धा और दया की कोई जगह नहीं होती है। न्याय के मंदिर में अन्याय नहीं होता है, और अगर जिस चीज की अनुमति नहीं है वह काम किया जाए तो अंदर से कोई व्यक्ति या जज तो डरेगा ही। वही डर हमें लगता है चीफ जस्टिस को सता रहा है, जिसे वह भारत की धरती पर नहीं बल्कि विदेश में नेपाल की धरती पर जाकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अयोध्या के फैसले में जब राम मंदिर का पूरा हिस्सा हिंदुओं के नाम किया गया और मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर अयोध्या से दूर उन्हें जगह मुहैया कराई गई, तो उस फैसले पर किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं थे। तरीका यह है कि कोई भी फैसला कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक अगर फैसला सुना रहा है तो उन जजों के या उस जज के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन राम मंदिर के फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं थे। इसका मतलब कि जज खुद समझ रहे थे कि फैसला नहीं है, एक तरफा फैसला किया गया है। हिंदू और मुस्लिम में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, और उन्हीं बहुसंख्यकों की आस्था को ध्यान में रख करके श्रद्धा भावना राम के प्रति जो है उसे ध्यान में रख करके फैसला सुनाया गया था। तो हम समझते हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेपाल में जा करके अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें उस फैसले के तहत अफसोस है तो उस समय ही उस अफसोस को प्रकट कर देना चाहिए था और 5 जजों की बेंच में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। और उन सभी 5 जजों में से 4 जजों की नियुक्ति किसी को राज्यपाल का पद दे दिया गया, किसी को राज्यसभा में, किसी को अन्य ऑटोनॉमस बॉडी में भेज दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में हैं, इन्हें चीफ जस्टिस बनाना था, इसलिए इन्हें किसी पद पर नहीं भेजा गया। और जब 10 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर्ड होंगे तो हमें 100% विश्वास है कि इन्हें भी या तो राज्यसभा में भेजा जाएगा या किसी ऑटोनॉमस बॉडी का प्रमुख बनाया जाएगा या किसी अन्य संवैधानिक पद पर, राज्यपाल जैसे पद पर इन्हें भी बैठाया जा सकता है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले रामनवमी में जब गणेश पूजा के समय जब गणेश पूजा और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DY चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए और साझा रूप से आरती उतारी, पूजन किया,
गले भी मिले होंगे आरती और पूजा में, तो नज़दीक दिख ही रहे हैं। उनकी पत्नी भी साथ थी डीवाई चंद्रचूड़ की। लेकिन हो सकता है कि वीडियो के अलग गलबहियां भी किए हों और कोई सेटिंग हुई हो। याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं कि अपने दुश्मनों को तो ठिकाने लगाते ही हैं, कभी कभी दुश्मनों से हाथ मिला करके उस दुश्मन को पटकनी देने की योजना भी बनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से नरेंद्र मोदी खुश नहीं थे। कई ऐसे फैसले चंद्रचूड़ की बेंच ने किया जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। सबसे बड़ा फैसला तो इलेक्टोरल चंदे का है, जिसे कि डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे करके सारे आंकड़े मंगवाए और उजागर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां किस ढंग से चंदे की उगाही करती हैं, किस ढंग से चंदा दो धंधा लो का काम करती हैं। यह काम डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था और इससे नरेंद्र मोदी बहुत नाराज उन दिनों दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से पेगासस सॉफ्टवेयर जो जासूसी का था, उस पर भी मुकदमा चला था और उस मुकदमे में जब पेगासस से संबंधित जानकारी कोर्ट ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकारी वकील से मांगी थी, नरेंद्र मोदी सरकार के वकील से मांगी थी, तो उन्होंने वह जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अलग कमेटी बनाएंगे, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ, कमेटी बनी या नहीं बनी, और बनी तो उसका कोई अनुशंसा आई, कमेटी की कोई रिपोर्ट आई या नहीं आई, कुछ नहीं पता चला और सब आया राम गया राम हो गया। राफेल के मामले में कोर्ट का झुकाव आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में था, और जो हमारे 91 चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, संजीव खन्ना 64 साल के हैं, 14 मई 1960 को पैदा हुए थे। 10 नवंबर 2024 से लेकर के 13 मई 2025 तक, यानी 6 महीने तक यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इनके भी तमाम फैसले संदेहों के दायरे में आते हैं। जिस तरह से इन्होंने वीवीपैट, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित, ईवीएम से संबंधित 100% वीवीपैट की मांग करते हुए एडीआर संस्था ने याचिका दायर किया था कि सभी मशीनों में वीवीपैट सुनिश्चित किया जाए, लगाया जाए। उस फैसले पर एडीआर की हार हुई थी और चुनाव आयोग की जीत हुई। 5% वीवीपैट इस्तेमाल करने की बात संजीव खन्ना ने कही थी और वही 5% इस्तेमाल करता है वीवीपैट चुनाव आयोग। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में कोई गुप्त समझौता है कि सिर्फ 5% वीवीपैट के लिए अलाउ किया जाए, और वीवीपैट क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है 95%? अगर वीवीपैट इस्तेमाल किया जाए तो चुनाव में धांधली नहीं हो सकती है, लेकिन सिर्फ 5% का आदेश फैसला क्यों सुनाया संजीव खन्ना ने? आज यह प्रश्न ज्वलंत हो गया है, क्योंकि देश के न्याय की बागडोर उनके हाथों में थमाई जा रही है। तो वीवीपैट के मामले में उनका फैसला उन्हें संदेहों के घेरे में, सवालों के घेरे में लाता है। इसी तरह से 370 धारा, 370 अनुच्छेद जो कश्मीर में चल रहा था लंबे समय से, उस पर जब याचिका डाली गई तो उसे हटाने के लिए 370 को खारिज करने के लिए 370 जो कि भारतीय जनता पार्टी थी, आरएसएस
अरसे से चाहता था कि इसे ख़त्म किया जाए। तो सरकार के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था और उस समय यह विवादित फैसला बन गया था। आपको बता दें कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना बनाए जा रहे थे, तो कॉलेजियम से सिस्टम से बनाए जाते हैं, या तो आपको पता ही है। तो कॉलेजियम में 32 नाम इनसे ऊपर थे, 33वां नंबर इनका था। लेकिन उन 32 जजों के नाम जो ऊपर थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और 33वें जज संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। यह उस समय विवादों में था और काफ़ी समय तक कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां इस पर सवाल पूछती रही हैं, लेकिन नहीं, 32 जजों को इग्नोर करके इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और वे 32 जज के ऊपर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के समान इनका भी बड़ा संवैधानिक पद है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की होती है और पूरा देश इनके फैसले पर विश्वास नहीं करता है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है जो कि उस फैसले को बदल सके। और ऐसा आज तक बहुत कम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, फिर से निर्णय लिया जाए, फिर से सुनवाई की जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो बन रहे हैं, इनके बारे में कुछ और जान लीजिए। दिल्ली में पैदा हुए थे, 14 मई 1960 को। इनके पिता का नाम देशराज खन्ना था जो कि हाई कोर्ट के जज थे और इनकी मां दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापिका थी, लेक्चरर थी। 30 हजारी कोर्ट में इन्होंने पहली बार 1983 में प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में इन्होंने नामांकन कराया था और एक अधिकृत वकील की हैसियत से 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। क्रिमिनल में, आयकर में और तमाम अन्य क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ थी और एक अच्छे वकील के रूप में जाने जाते थे। 2005 में इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया और 14 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे और इनके किसी फैसले पर सवालिया निशान नहीं उठाया गया। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 2019 से लेकर 2024 तक 65 फैसले किए हैं। इन्हीं 65 फैसलों में वीवीपैट का भी फैसला है और दूसरे फैसले भी हैं। 275 बेंच का हिस्सा रहे हैं संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में अब तक। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले हम आपके बीच में बता रहे हैं। पहला था समलैंगिक शादी पर, समलैंगिक संबंधों पर एक याचिका आई थी जिसके लिए इन्हें जज के रूप में मुकर्रर किया गया था, लेकिन इन्होंने इस पर सुनवाई करने से अपने को अलग थलग कर लिया था
और समलैंगिक संबंधों पर इन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। इनका दूसरा फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कि चुनाव से कुछ समय पहले आया था, लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले। डी.वाई. चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच में यह भी शामिल थे और यह फैसला बहुत चर्चित रहा और नरेंद्र मोदी की पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए चंदा दो धंधा लो का रहस्योद्घाटन किया था और सारे आंकड़ों को जब से इलेक्टोरल कानून बना करके और उसके तहत चंदा और धंधा का काम किया जा रहा था, उसे उजागर किया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ की भी, जो वर्तमान में अभी चीफ जस्टिस हैं, इस मुकदमे के फैसले पर काफ़ी तारीफ की गई थी। खास करके विपक्ष, बुद्धिजीवी समाज, वकील, हर लोगों ने सराहना किया था। लेकिन जब बहुत बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी का पकड़ में आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पाराकल प्रभाकर ने कहा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तो उजागर हो गया, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर मुकदमा नहीं चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी और के शीर्ष नेतृत्व को दंडित नहीं किया गया। कब चलेगा मुकदमा, कौन चलाएगा मुकदमा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और अगर नरेंद्र मोदी के जानकार, नरेंद्र मोदी के नज़दीकी कोई चीफ जस्टिस बनेगा, जब तक बनेगा तब तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर मुकदमा नहीं चलेगा कि चंदा लो धंधा दो का कार्यक्रम क्यों चलाया गया, कैसे चलाया गया, इस पर मुकदमा नहीं चलेगा और किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को तलाक देने का अधिकार 2023 में यह फैसला भी संजीव खन्ना ने सुनाया था। 370 के बारे में बता ही चुके हैं और इस 370 के फैसले को सरकार समर्थित या सरकार के पक्ष में फैसला माना जाता है। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो या संजीव खन्ना हो, सभी ने संतुलन बनाया है सरकार के साथ। कुछ फैसले ऐसे सुनाए हैं जो कि सरकार के खिलाफ हैं और कुछ फैसले ऐसे सुनाए गए हैं जो सरकार के पक्ष में हैं। कुल मिलाकर के संतुलन बनाने का काम, संतुलन साधने का काम किया गया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र में, संविधान के राज में ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के राज में सिर्फ न्याय होना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय होने से नहीं काम चलेगा, न्याय दिखना भी चाहिए। और इन दोनों जजों का न्याय पूरी तरह से 100% दिखाई नहीं दिया कि न्याय हो रहा है। राम मंदिर का फैसला मैंने आपको सुनाया ही कि किस तरह से एक तरफा था, किस तरह से श्रद्धा और दया और अंधभक्ति के आधार पर था। उसके बाद पेगासस का मामला और राफेल का फैसला, यह सब भी सामने आना चाहिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को साधने का प्रयास करते हैं, इनके विधि मंत्री किरण रिजिजू जब तक थे तब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सवालों के घेरे में, संदेहों के घेरे में रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घुमा फिरा करके कई बार सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष किया था। और वही प्रधानमंत्री जब गणेश पूजा आरती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ करते हैं और वह वीडियो खुद प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं, तो देश को देख करके ताज्जुब होता है।
बुद्धिजीवी समाज को, पत्रकार समाज को, हर समाज को ताज्जुब होता है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। 50 चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज आ रहे हैं, पुराने जज जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भारत की राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र होने से बचाने के लिए, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों से, उसकी कुदृष्टियों से बचाने के लिए हमारे नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना काम करेंगे और संविधान की तरफ जो आंख तरेरेगा उसकी आंख फोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।